स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आपकी 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है। आपकी 3rd यूनिट में बाल विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं। वैसे तो आपने ये पढ़े होंगे, हम फिर भी क्वेश्चंस करने से पहले जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। ये जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए बाल मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा जीन पियाजे। और आपसे पूछा जाए कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तब भी आपका आंसर रहेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे का विकास डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर नहीं होता। उनका मानना है कि बच्चा जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बच्चे में बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे की समझ भी बढ़ती है। इन्होंने अपनी पहली स्टेज दी है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जानते हैं और इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज को भी जीन पियाजे ने 6 भागों में विभाजित किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था को जीन पियाजे ने 6 भागों में विभाजित किया है, तो आपका आंसर रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था का लक्षण है, तब भी आपका आंसर रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है बच्चे में। और इनकी सेकंड जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है कहते हैं। ये जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसे भी जीन पियाजे ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, ये जो है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की अवस्था है। और दूसरी है अंतर्दर्शीय काल, यानी कि अंतर्दर्शी अवस्था, वो जो है 4 वर्ष से 7 वर्ष तक की है। इसमें बच्चा, इस स्टेज में बच्चा जो है अतार्किक चिंतन करता है, बेवजह की बातें करता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता बात करने का। इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था और परिचालन की अवस्था भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी जो है तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। इसमें बच्चा प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में तर्क करने लगता है, यानी कि मूर्त तर्क जो है वो प्रस्तुत करने लगता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस आयु में बालक का जो तार्किक चिंतन प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वैसे इस अवस्था में बालक एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। इनकी जो 4th स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा जो है हाई लेवल की थिंकिंग करता है और लॉजिक उसका हाई लेवल का होता है। इसे मूर्त चिंतन के साथ साथ बालक इसमें अमूर्त चिंतन भी करता है, इसीलिए इसको लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहते हैं। तो आइए अब हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनका रचनावाद ऐसा है जो कि सोशियो कल्चरल के इम्पैक्ट को स्वीकार करता है, यानी समाज की भूमिका कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। ये सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, ही गिव्स इम्पोर्टेंस लैंग्वेज, यानी ये भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भाषा हर व्यक्ति के विचारों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेसिकली प्रोसेस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। ऐसा जो है वाइगोत्स्की मानते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञानात्मक विकास का कारण है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया सामाजिक अन्योन्य क्रिया से, यानी अपने समाज के लोगों से, बड़ों से, वयस्कों से, पीयर ग्रुप से, फैमिली से, एक तरीके से नेबरहुड से जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया बच्चा करेगा, जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया इंटरेक्शन बच्चा करेगा, उसका सामाजिक विकास उतना ही ज़्यादा और अच्छा बेहतर होगा। ऐसा लेव वाइगोत्स्की मानते हैं। भाषा का विकास अगर हम वाइगोत्स्की के हिसाब से देखें तो वह सामाजिक अंतःक्रिया को जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं। इसके अलावा और हम देखें तो ही गिव्स
इम्पोर्टेंस प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा जो खुद से बातचीत करता है, इनर टॉक, सेल्फ टॉक, जो व्यक्ति जो खुद से बातचीत करता है उसको वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी इसे हायर स्केल मानते हैं। मतलब बच्चा अगर सेल्फ टॉक करता है तो वह कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को दिशा निर्देश या गाइड कर रहा होता है, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने कुछ कॉन्सेप्ट और दिए हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट, कोई भी बच्चा अपना काम कितने अच्छे तरीके से खुद कर सकता है, यानी कोई भी काम बच्चा अपने आप से कितना कर सकता है, वो उसका वास्तविक विकास कहलाता है। और दूसरा पोटेंशियल डेवलपमेंट, कोई भी बच्चा किसी की मदद से किसी काम को कितना कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसी को संभाव्य विकास कहते हैं। इसके साथ साथ वाइगोत्स्की कोलैबोरेटिंग लर्निंग की बात करते हैं, समूह लर्निंग की बात करते हैं, और वह समूह अधिगम के आधार पर ही आगे बढ़ने की बात करते हैं। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चा खुद से कितना कर सकता है और किसी की मदद से कितना कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभाव्य विकास का क्षेत्र कहते हैं। उसी को लर्निंग जोन भी कहते हैं, और उसी में टीचर, पीयर ग्रुप और सोसाइटी का रोल रहता है। और ये जो टीचर है जो इस क्षेत्र में उसकी मदद करता है, उसी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यानी जो टीचर्स हैं या जो व्यक्ति हैं जो सहायता दे रहे हैं, उसी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। ये सहायता किसी भी MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बच्चे से अधिक जानता है, वो स्कैफोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड करा सकता है। हमने इस थ्योरी में जाना कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है, और जाना भाषा का विकास में और विकास का भाषा में क्या प्रभाव है। हमने जाना इंट्रापर्सन स्पीच को। इंट्रापर्सन होता है अंतरावैयक्तिक, यानी खुद का खुद से बातचीत करना कहलाता है इंट्रापर्सन, और इंटरपर्सन जो होता है पर्सन टू पर्सन बातचीत करना कहलाता है इंटरपर्सन, और इंट्रापर्सन अंतराव्यक्ति यानी खुद से बात करना इंट्रापर्सन कहलाता है, और इंटरपर्सन जो दूसरों से बात की जाती है पर्सन टू पर्सन, उसे इंटरपर्सन कहते हैं। हमने ये जाना कि प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक, इनर स्पीच क्या है, और जाना एक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा दी जाती है। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये लर्निंग थ्योरी आपकी B.Ed एग्ज़ाम में तो पूछी ही जाती है। इसके अलावा चूँकि आप भावी शिक्षक हैं तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा भी देंगे, यानी कि टेट एग्ज़ाम भी देंगे, तो उनमें भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। आपका क्वेश्चन है, संज्ञान का तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उनका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। यह कथन किसका है? A. स्टॉट का, B. निस्सर का, C. हरलॉक का, D. थॉमसन का। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, निस्सर का। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन A. स्टार्ट का, ऑप्शन B. जीन पियाजे का, ऑप्शन C. हरमन का, ऑप्शन D. इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, स्टॉट का। नेक्स्ट, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? ऑप्शन A, अमेरिका, ऑप्शन B, फ्रांस, ऑप्शन C, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन D, पुर्तगाल। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि पूछी गई है आपसे। इसमें आपका ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, B 5 से 12 वर्ष, C 7 से 12 वर्ष, D 2 से 7 वर्ष। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D, प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि है 2 वर्ष से 7 वर्ष। नेक्स्ट, औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की समयावधि पूछी गई है। ऑप्शन A 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन B 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन C 11 वर्ष से वयस्कावस्था, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट,
विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन ने, ऑप्शन बी यूंग ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉयड ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस गुण किस अवस्था में आता है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं? आंसर करिए। इसे आप पहले पढ़ ही चुके हैं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन सीख जाता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं में निम्न है। ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी व्यवस्थापन यानी अकोमोडेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संवेद पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उपावस्था में बांटा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की प्रथम उपावस्था जन्म से लेकर 1 माह क्या प्रदर्शित करती है? आंसर करिए। ऑप्शन ए आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन बी बुद्धि तथा आदिम अवस्था, ऑप्शन सी जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की द्वितीय उपावस्था 1 माह से लेकर 4 माह क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए क्रियाओं की पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी कारण एवं उसके प्रभाव का आभास, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उपावस्था का कौन सा गुण नहीं है? इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा गुण नहीं है। ए मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, बी आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक वृत्तीय क्रियाएं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की चतुर्थ उप अवस्था 8 माह से लेकर 12 माह का क्या गुण है? आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की तृतीय उप अवस्था 4 माह से 8 माह का विशिष्ट गुण कौन सा है? ऑप्शन ए क्रियाओं को दोहराना, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्रियाओं को दोहराना। नेक्स्ट, संवेद पेशीय अवस्था की पंचम उप अवस्था 12 माह से 18 माह की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर करिए। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, षष्ठम अवस्था यानी छठी अवस्था 18 से 24 माह की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूर्व क्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए संवेद पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी मध्य संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की उप अवस्थाएँ क्या हैं? ऑप्शन ए पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, ऑप्शन बी अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, ये बताइएगा हमें कि हमने जो थ्योरी बताने की आपको जो कोशिश की है वो आपको कैसी लगी। वो कोशिश आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।
हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में।